नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में छात्रावास निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, साथ ही साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। इस पहल से छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी और साइबर अपराधों की जांच को नई मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन यहां पर आज अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ है और दूसरा यहां की बालिकाओं के लिए पावर ग्रिड के सीएसआर से 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इन दोनों परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं। पावर ग्रिड को वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पावर ग्रिड ने अभी अपनी उपलब्धियों के बारे में जो हम सबके सामने व्यापक अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत किया है कि कैसे उन्होंने 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएसआर मद से अलग अलग संस्थानों में योगदान देने के लिए एम्स गोरखपुर में भी उन्होंने सीएसआर से एक अच्छी राशि दी है, जिसमें जो भी पेशेंट आएगा उनके अटेंडेंट के लिए रहने की व्यवस्था और पार्किंग के लिए एक बेहतरीन केंद्र एम्स गोरखपुर में निर्माणाधीन है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में कहीं मरीज के अटेंडेंट के लिए, कहीं पर सीटी स्कैन मशीन, कहीं एमआरआई मशीन। वाराणसी के कैंसर इंस्टीट्यूट में उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए, रेडिएशन के लिए जो अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध होती है, वह भी पावर ग्रिड ने वहां पर उपलब्ध करवाई थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब वह इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री जी ने खोला था तो उस समय एक लीनियर एक्सीलरेटर उनके पास था। पेशेंट की संख्या ज्यादा थी, वेटिंग बहुत ज्यादा था। मैंने एक बार टाटा इंस्टीट्यूट से इसके बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अपनी लाचारगी व्यक्त की कि हमारे पास एक ही मशीन है। तो मैंने उस समय मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 26 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने दूसरी मशीन ली और मुझे आज सुन करके, देख करके भी अच्छा लगा, क्योंकि लोकार्पण कार्यक्रम में मैं स्वयं वाराणसी में था। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब तीसरी मशीन वहां पर पावर ग्रिड ने भी उपलब्ध करवा दी है, जो वेटिंग को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त करेगी, हर व्यक्ति को व्यापक राहत उपलब्ध करवाएगी। वास्तव में बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और स्वावलंबन के पथ पर वह अग्रसर होकर के नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार की सुविधाएं आज की आवश्यकता है। आप याद करिए, आज हॉस्टल बन रहे हैं। हर बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या हो सकता है कि अगर महिलाएं बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही हैं, तो वह एक सुरक्षा के
बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है। 2017 के पहले यह एक चुनौती थी। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं उन्होंने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। और आज मुझे अच्छा लगता है, वह पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, आज बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, शहरों में कार्य करने के लिए जाती है। और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़कर के अब 36% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। लेकिन यह एक सुखद अनुभूति का है कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद करे, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी, तभी ये स्पीड बढ़ पाएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और उस स्पीड के लिए आवश्यक है कि हमें समाज में भेदभाव को हर एक स्तर पर समाप्त करना है, हर एक स्तर पर समाप्त करना है। लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेंगी। और ये छात्रावास जो पावर ग्रिड के द्वारा बनाया जा रहा है, मैं यहां पर नवीन श्रीवास्तव जी को, दीक्षित जी को, शिव तपस्या पासवान जी को और उनकी इस पूरी टीम को, जसवीर सिंह जी को, पावर ग्रिड कारपोरेशन के पूरे परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर देखा। वैसे भी हमारे योगेश कुमार दीक्षित जी यहां के पुरातन छात्र हैं, तो ये उनके द्वारा गुरु भक्ति के लिए और अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञता स्वरूप प्रदान किया गया एक उपहार भी है। और नवरात्रि में हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए खासतौर पर दीक्षित जी को, योगेश कुमार दीक्षित जी को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि हम समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करें। अभी हमने यहां की अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैबोरेटरी को देखा है। इसमें अलग अलग प्रकार के हमें साइबर अपराध को रोकने के लिए कैसे कार्य करना है, कैसे हमें मोबाइल के फॉरेंसिक इनपुट को लेकर के अपराध की एनालिसिस करने की दिशा में आगे बढ़ना है, डीप फेक के मामले को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं,
इस सबसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी इस लेबोरेटरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। अगर हम आज इस समय के अनुरूप नहीं चले होते तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की लैब नहीं आ पाई होती। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक की केवल 2 ए ग्रेड की लैब थी। आज यूपी के अंदर हमारे पास, यूपी पुलिस के पास, यूपी में 12 ए ग्रेड की फॉरेंसिक लैब हैं। 12, 6 निर्माणाधीन हैं और वर्ल्ड क्लास उत्तर प्रदेश का, यूपी पुलिस का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन करके वह एक नए पाठ्यक्रम को वहां पे बीटेक, एमटेक के पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर चुका है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए किसी भी आपराधिक मामले में यह अनिवार्य किया गया है कि इसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। अगर फॉरेंसिक एविडेंस नहीं तो अपराधी छूट जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी उपलब्ध करवाई है। आप सोचो, समय है 9 वर्ष, लेकिन इसी में 12 फॉरेंसिक वर्ल्ड क्लास की लैब भी बनी है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी बना है, 6 निर्माणाधीन भी है और 75 के 75 जनपदों में हमने मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दे दी है। अब इतना मैन पावर कहां से आएगा? क्योंकि पहले हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे तकनीकी संस्थानों में फॉरेंसिक लैब नहीं थी, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई लैब नहीं थी, एआई लैब नहीं थी, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई भी इस प्रकार की लेबोरेटरी हमारे पास उसका अभाव था। और हमें वर्तमान में अपने आप को तैयार भी करना था। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलसीपुर स्थित आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ में पहुंचकर विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। तो प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बलरामपुर में आज सीएम योगी ने मां की पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर में, जहां आज सीएम योगी पहुंचे और भक्तिमय माहौल रहा। तो सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी के दर्शन पूजन किए और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज पूजा अर्चना की गई। तमाम साधु संतों के बीच आज उन्होंने यहाँ पर माता के दर्शन किए और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों को लेकर अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की समीक्षा की। ब्रीफिंग में सुरक्षा, कूटनीतिक प्रयासों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई। Our conversations with global leaders and countries have continued. Yesterday, our Prime Minister received a telephone call from the President of the United States, His Excellency Donald J. Trump. The two leaders had useful exchange of views on the ongoing evolving situation in
West Asia. Prime Minister reiterated and put forth India's point of view, calling for de-escalation and restoration of peace at the earliest. He also underlined the importance of ensuring that the Strait of Hormuz remain open, secure, and accessible, and also conveyed that it is vital for global peace, stability, and economic well-being. Both leaders agreed to remain in touch regarding the ongoing efforts aimed at promoting peace and stability in the region. Prime Minister also yesterday received a call from the President of Sri Lanka, His Excellency Mr. Anura Kumara Dissanayake. The two leaders obviously discussed the situation in West Asia. Both leaders reiterated the importance of keeping shipping lines open and secure in the interest of the global community. The two leaders discussed progress on various initiatives that are aimed at strengthening India-Sri Lanka energy cooperation and enhancing regional security. कल शाम माननीय विदेश मंत्री की जो ईरान के यहाँ उनके राजदूत है उनसे मुलाकात हुई। दोनों के बीच में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बात हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में हमारे बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं और उनमें से कई भारतीय नागरिक अब अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते ईरान छोड़कर देश लौटे हैं और लौट रहे हैं। इनके बारे में माननीय विदेश मंत्री ने जो ईरान के सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिली उसके लिए धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। We are according the highest priority to ensure the safety, security and well-being of the large Indian community in the region. Ministry's dedicated control room remains operational to address queries and support Indian nationals and their families. We remain in regular touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our mission posts in the region have been working continuously, maintaining 24/7 helplines for responding on a real-time basis. They remain in constant touch with the large number of Indian community associations and organizations spread across the region. They are also closely coordinating with the concerned local governments. Regular updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Let me assure you, our missions are proactively assisting and supporting students, seafarers, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visa facilitation, consular services, and logistical assistance where required. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 426,000 passengers have returned from the region to India. During this period, a total of 2,149 flights, including scheduled and non-scheduled flights of Indian as well as foreign carriers, have operated from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 80 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 9 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Special non-scheduled commercial flights of Jazeera Airways of Kuwait are operating from the Al Qaisuma Airport in Saudi Arabia, and Gulf Air of Bahrain is operating from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. This is facilitating travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. A total of 1,043 Indian nationals, including 717 students and 326 Indian citizens, have crossed out of Iran with our mission's assistance. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia. As you are aware, an Indian national tragically passed away on March 18th in an attack in Riyadh. His mortal remains have arrived in India earlier today. We have been in regular touch with the family and express
our deepest condolences to them at this difficult time. Our missions in Oman, Iraq and UAE are in regular touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for early repatriation of the mortal remains of the other deceased Indian nationals. Thank you. कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट को महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने सरकार की प्रगति, आगामी योजनाओं और राष्ट्रीय विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। पहला, भारत में जो विजिटर्स आते हैं 1800 करोड़ रुपए वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका 3.0 थर्ड 40 करोड़ के सैंक्शन से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम सैंक्शन हुई। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत का जो एनवायरमेंटल जी के नेतृत्व में उसके लिए 2030 से 2035। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि भारत में विजिटर्स अब बहुत आते हैं, चाहे टूरिज्म के पर्पज से हो, चाहे बिजनेस के टायर वीज़ा कुछ वर्षों पहले हाथ में लिया गया था। उसमें और 204 मिशंस हैं दुनिया भर में, देश में, और देश में करीब 854 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया है इस पूरे प्रोग्राम में। इसके बेनिफिट्स जो हुए वो बेनिफिट्स आपको लेफ्ट में अगर देखो IVFRT से पहले और राइट में देखो IVFRT के बाद में, एक एक पॉइंट पे वीज़ा का टर्न अराउंड टाइम जो कई दिन लगते थे, 180 दिन, 30 दिन, वो अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और प्रायर रेफरेंस कैटेगरी एक है, वो 21 डेज में कन्वर्ट हो गया। पैसेंजर क्लियरेंस टाइम 5 to 6 मिनट्स लगते थे, वो 2.5 to 3 मिनट्स में बायोमेट्रिक्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गया। पैसेंजर इंफॉर्मेशन मैनुअल होती थी, अब सॉफ्टवेयर एडेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन आने लग गई। सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं था, सारे सिस्टम जो भी थे सारे स्टैंड अलोन थे, वो अब सारा एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। कहीं पर भी किसी को भी कोई डेटा चाहिए होता है कि कौन पर्टिकुलर व्यक्ति कहाँ पर है, कई बार लॉ एनफोर्समेंट की दृष्टि से ज़रूरत होती है, तो सबका भी एक रियल टाइम में डेटा अवेलेबिलिटी आने लग गया। अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज कैबिनेट ने 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा जो आज की टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और आधार का जिस तरह से बहुत तेज़ी से आधार यानी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हुई है, फेशियल रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन की बहुत लो कॉस्ट की मशीनें आ गई हैं, उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक तरीके से लेगेसी इंफ्रा चला आ रहा था जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते थे, लेकिन ज़रूरत है कि उसको कम्प्लीटली एकदम पूरी तरह से अपग्रेड करें, कोर इंफ्रा को ही उसका चेंज करें। कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो आपके सामने इसमें रखे हैं डिटेल में। डेटा सेंटर नए बनेंगे, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज आ जाएंगी, सेल्फ सर्विस कियोस्क जैसे हमने दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स में देखे होते हैं वो भी आएंगे, आइरिस स्कैनिंग, AI ML टूल्स, हर तरीके से एक पूरा यूनिफाइड पोर्टल, यूनिफाइड सर्विस, यूनिफाइड इंफ्रा और यूनिफाइड ऐप बनेगी इस नए इन्वेस्टमेंट से। बहुत बेनिफिट है, जैसे देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे लोगों का भारत में आना जब होता है, चाहे जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लोग जब भी भारत आते हैं तो उनको एक अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो लोग आए, अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके, तो इन सब का ध्यान में रखते हुए IVFRT 3.0 बनाया जा रहा है। सेकेंड, बहुत अच्छा आज प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। उड़ान 1.0 में करीब 1.62 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो लोग कभी फ्लाइट का सपना भी नहीं देख पाते थे, उन लोगों ने फ्लाइट का एक्सपीरियंस किया। एक तरीके से एक बहुत बड़ा
चेंज आया देश में। कई नए एयरपोर्ट्स बने, चाहे उड़ीसा में झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मेघालय में शिलोंग, ये लक्षद्वीप में अगत्ती एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में दोनीपोलो एयरपोर्ट, होलोंगी, फिर हिंडन एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगह भी अच्छे एयरपोर्ट्स बने, दरभंगा एयरपोर्ट, ये सब पहले उड़ान के वर्जन में बने और बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोगों को एक अच्छा नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड उपलब्ध हुआ। अब उस लर्निंग से, इन 10 वर्षों के एक्सपीरियंस से, उड़ान 2.0 मॉडिफाइड उड़ान, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।